आज दरबार के अंदर एक तरफ एक भिखारी जो कि बहुत गरीब था, जिसके वस्त्र फटे और चिरे हुए थे, सूरत मटमैली थी और पैर मिट्टी और धूल से सने हुए थे। वो उदास और आशा के भाव लेकर खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक कंजूस सेठ जिसका नाम जोखराम था, चमचमाती खादी की धोती कुर्ता पहने आकर में लकड़ी लिए खड़ा हुआ था। दोनों ही अपने अपने निवेदन के साथ राजा के सामने प्रस्तुत हुए थे। जहां राजा अपने राज गद्दी पर अभिमान के साथ बैठे हुए थे, तभी राजा उन दोनों की वेशभूषा को देखते हुए सेठ जोखाराम से पहले पूछने का मन बनाते हैं और कहते हैं, हाँ भाई सेठ जोखाराम, बताओ क्या मसला है तुम्हारा। सेठ राजा की चापलूसी करते हुए बोलता है, सबसे पहले तो महाराज को मेरा प्रणाम। मसला बड़ा साफ और सीधा है। राजा जी, ये जो गरीब भीखू खड़ा है ना, इसने मुफ्त में मेरी शाही मिठाइयों की खुशबू ली है। अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। इस नंगू तेली से मेरे पैसे मंगवाइए। इसे कहिए कि मेरी मिठाई का मोल मुझे दे दे। मैं बिना कुछ कहे राज दरबार से चला जाऊंगा। महाराज, बात तो तुम्हारी सही है जोखाराम। भीखू, तुम्हारा इसमें क्या कहना है, तुम बताओ। महाराज को मेरा भी प्रणाम हो। महाराज आप ही बताइए कि खुशबू से पेट भर जाता है क्या? बिना पेट में भोजन जाए क्या हम तृप्त हो जाते हैं? क्या हमारा पेट भर जाता है? हमारी भूख मिट जाती है क्या? जब मैंने मिठाई खाई नहीं तो मैं मोल क्यों दूं? राजा भिखारी की बात पर भी सहमति जताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भिखारी की बात भी सही लगती है। और महाराज कहते हैं, बात तो तुम्हारी भी सही है भाई भीखू, ये तो बड़ी ही गंभीर समस्या है। अगर दोनों ही अपनी जगह पर सही है तो मैं किसको दोषी करार दूं? राजा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब वो निर्णय क्या सुनाए, और बगल में बैठे अपने मंत्री बीरबल की तरफ देखते हुए कहते हैं, महामंत्री तुम क्या कहते हो? इन दोनों में से कौन सही कौन गलत है? मैं तो बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस गया हूँ। मेरी सहायता करो ताकि मेरे हाथों कोई हालात बिगड़ ना जाए। अब महामंत्री भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि वो किसका साथ दे, और कई देर तक सोच विचार करने के बाद में महामंत्री ने अपना मुख खोला। महाराज, इन दोनों ही व्यक्ति ने बहुत बड़ी दुविधा में डाल दिया है। ऐसे में इन दोनों की सुनवाई हम कैसे करें? ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं, तुम दोनों अपनी पूरी बात बताओ। आइए जानते हैं कि ये वाद विवाद कैसे शुरू हुआ। मिठाई की दुकान पर सेठ जोखाराम अपनी स्वादिष्ट मिठाइयों को बनाकर रख रहा था, जिससे उसकी मिठाइयों की खुशबू से लोग मंत्रमुग्ध होकर मिठाइयों के लिए भीड़ लगा रहे थे, और पूरे गांव में उसकी मिठाइयों की सुगंध ऐसे फैल रही थी जैसे किसी नए खिले फूल की धीमी धीमी खुशबू फैलती है। देखते ही देखते उसकी घी की बनी मिठाइयाँ अब लोगों को बड़े चाव से पसंद आने लगी, और उसकी दुकान पर भीड़ जमा होने लगी। ऐसे ही ग्राहकों को मिठाइयाँ बेचते हुए सेठ का समय बीत रहा था। फिर एक रोज गरीब भीखू उस रास्ते से गुजर रहा होता है, और मिठाई की खुशबू के कारण भूखे भीखू से रहा नहीं जाता, और वो घी की खुशबू लेता है। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट है ये मिठाइयाँ। अगर ये मिठाई मुझे खाने को मिल जाती तो मुझ भिखारी के सोए हुए भाग ही खुल जाते। देखो तो, खुशबू से ही लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। ये स्वादिष्ट मिठाइयाँ कैसे लुभा रही हैं। इस मिठाई वाले के पास कितने ग्राहक हैं। अब भीखू को देखकर जोखाराम, जो कि अपने ग्राहकों को मिठाइयाँ परोस रहा था, वो आग बबूला हो जाता है। उससे भीखू का इस तरह उसकी मिठाइयों की सुगंध की तरफ आकर्षित होना भी बर्दाश्त नहीं होता, और जोखाराम तुरंत ही अपनी दुकान से निकलकर भीखू के पास आता है और गुस्से भरे स्वर में कहता है, अरे नंदू तेली, यूं तू दुकान के आगे क्यों खड़ा है? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मिठाइयों की खुशबू ले रहा था। अच्छा भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं जाता हूँ। इतने में जोखाराम गरीब भीखू से लड़ने लगता है। अरे तूने मेरी मिठाई की खुशबू ली, चल पैसे निकाल। अरे किस बात के पैसे दूं? मैंने तो बस तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू ही ली। मैंने कोई तुम्हारी मिठाइयों की चोरी थोड़ी की है जो मैं पैसे दूं। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी। तूने मेरी मिठाइयों की खुशबू ली है, पैसे निकालता है या नहीं, वरना तेरी अक्कड़ मैं निकाल दूंगा। राज दरबार तक घसीटूंगा तुझे। अब महाराज ने दोनों तरफ की बातें सुनी, और उसके बाद कई देर सोच विचार करने के बाद में फैसला सुनाया। तुम दोनों को एक दिन दिया जाता है, दोनों की सुनवाई कल होगी। राजा के फैसले का दोनों मान रखने लगते हैं, और सभी जन जो महासभा में बैठे थे अब अपने अपने घरों की ओर सभा दरखास्त होने के बाद निकल जाते हैं। गरीबी को अपनी एक मिट्टी के कच्चे मकान में आता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था, और उसकी गरीब पत्नी और बेटी भीखू का इंतजार कर रहे थे। भीखू को आते देखकर बेटी ने पूछा, पिताजी आज आप इतना देरी से क्यों आए हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? क्या आपके हाथों कोई गलत फैसला हो गया? अरे कुछ नहीं बिटिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। आज वो क्या है ना कि काम बहुत था तो थक गया हूँ, और भला मैं परेशान क्यों रहने लगा? मेरे पास तो एक इतनी अच्छी बिटिया है जो हमेशा मेरा ध्यान रखती है। अरे बस आप दोनों बाप बेटी का भरत मिलाप हो गया तो आप अंदर चलकर खाना भी खा लीजिए। चल चंदा, अब तू भी चलकर हाथ मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा। दोनों बाप बेटी खाना खाने के लिए बैठते हैं, तभी चंदा कहती है, अरे वाह माँ, तुम्हारे हाथ के बने खाने की खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है माँ आपने? अरे बिटिया, तू ना एक काम कर, अपना पेट खुशबू से ही भर ले।
अरे माँ, भला कोई खुशबू से पेट भर सकता है क्या? भोजन खाने से ही तो पेट भरता है ना। जब खाऊंगी नहीं तो स्वाद का पता कैसे चलेगा? मैंने तो बस आपकी तारीफ की है। अच्छा अच्छा ठीक है। जहाँ भीखू का पूरा परिवार खुश था, वहीं मंत्री अपने मन में चिंतित होकर बोलता है। अच्छा हुआ कि मुझे एक दिन का समय मिला जिससे मेरे हाथों से कोई गलत फैसला होते होते रह गया। मैं सही हित का चुनाव कर सकूंगा। अपनी बुद्धि और ज्ञान की समझ लेकर इसका न्याय करूंगा। सभी महासभा में अब महाराज के फैसले का इंतजार कर रहे थे। महाराज भी सच धज कर आते हैं तो मंत्री जी कहते हैं। महाराज को मेरा प्रणाम। मैंने पूरे दिन रात अपने घर में सोच विचार करके ये निर्णय लिया है। हाँ महामंत्री, तुमने क्या निर्णय लिया है? इन दोनों के लिए हमें भी बताओ। देखो, इसमें सरासर गलती तुम्हारी है। तुमने इस जोखाराम की मिठाइयों की खुशबू ली है तो तुम्हें अब से जोखाराम का हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। महाराज, इस भीखू का बेटा है जो धनी लाल के पास काम करता है। हम इस भीखू के बेटे को सेठ जोखाराम के पास 1 महीना मुफ्त में काम करवाना होगा ताकि जोखाराम की मिठाइयों की खुशबू जो भीखू ने ली उसका न्याय हो सके। राज दरबार में ये सब सुनकर भीखू अपनी दबदबाई आंखों से राजा की तरफ देख कर कहता है। महाराज, मेरी अब उम्र हो चली है। मेरे घर में बस एक इकलौता मेरा बेटा ही है जो घर को चलाता है। अगर मेरा बेटा बिना वेतन लिए ही सेठ जोखाराम के यहाँ काम करेगा तो मुझ भिखारी का घर कैसे चलेगा? महाराज, मुझ गरीब पर थोड़ी दया भावना दिखाइए। महाराज, आप गलत फैसला कर रहे हैं। मैं तो यहाँ अपनी न्याय की आस में आया था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, गरीब का भला कोई नहीं करता। महाराज ने भीखू की एक ना सुनी। मंत्री ने जैसा कहा, राजा ने भी यही सुनवाई की। बेचारी गरीब लाचार भीखू की बात किसी ने भी नहीं मानी। अब महाराज के निर्णय के कारण भीखू के बेटे श्याम को जोखाराम के पास काम करने जाना पड़ा। श्याम किसी और जगह पर छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पेट पालता था और अपनी बहन की शादी के लिए पैसे भी जमा कर रहा था। भीखू के बेटे को देखकर अब सेठ ने मन में कहा, मैं हमेशा सोचता था कि काश मेरे पास एक नौकर होता, और देखो मेरे मन की मंशा तो पूरी हो गई। इस बैल से पूरे 24 घंटे काम करवाऊंगा, बिना पगार दिए ही काम भी कर देता है। फिर ऐसे ही एक रोज श्याम की तबीयत काम करते करते बहुत खराब हो जाती है, लेकिन श्याम अपनी मजबूरी के कारण सेठ जोखाराम के पास काम करने जाता है, क्योंकि सेठ जोखाराम उसे छुट्टी करने पर बहुत ज्यादा सुनाया करता था और सब लोगों के आगे भिखारी का बेटा बोलकर अपमानित भी किया करता था। उस दिन श्याम बहुत धीरे धीरे काम करते हुए हाथ चला रहा था। ये देखकर सेठ जोखाराम को गुस्सा आ गया और सेठ जोखाराम ने गुस्से से तमतमाई आंखें दिखाते हुए कहा, अरे ये क्या आलसी गधी की तरह काम कर रहा है? दिख नहीं रहा ग्राहकों का समय हो रहा है आने का? तू ऐसे ही हाथ चलाएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। वो क्या है ना सेठ जी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है आज, जिस कारण से मेरे हाथ थोड़े ढीले चल रहे हैं, वरना मैं रोज काम अपना समय पर खत्म कर देता हूँ। अरे काम नहीं करना तो 10 बहाने बना रहा है तू। मैंने भी तेरे जैसे बहुत देखे हैं। जल्दी जल्दी ये सारे बर्तन निपटा, और भी काम है। ऐसे ही जोखाराम श्याम से सारा काम करवाता है, जैसे कि झाड़ू पोछा, मिठाइयाँ बनवाना और ग्राहकों को संभालना। जोखाराम श्याम पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया करता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। फिर एक रोज एक व्यक्ति जोखाराम की मिठाई की दुकान पर आता है और बोलता है, और जोखाराम जी, मैंने सुना है कि आपके यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी स्वादिष्ट और शुद्ध घी से बनती है, तो मुझे भी ये आपकी सारी मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, जब मैं आपके घर आऊंगा ना तब आप मेरे पैसे दे दीजिएगा। मैं ये सारी मिठाइयाँ आपके घर पर ले जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। फिर जोखाराम अपनी मिठाइयाँ उस व्यक्ति के पति पर लेकर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो राज दरबार है। इसके बाद राज दरबार के अंदर जोखाराम जाता है और राज दरबार का पता देखकर वो पहले से बहुत ज्यादा हैरान था। जोखाराम ने अब अपनी मिठाइयों को राज दरबार में रखा और महाराज से कहा, महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, राज दरबार से आपके किसी सिपाहियों ने मेरी मिठाइयाँ मंगवाई थी, आप मुझे मूल्य दे दीजिए तो मैं जाऊँ। महाराज के उत्तर देने से पहले ही मंत्री सभा में आकर जोखाराम से बोलता है, अरे जोखाराम, तुम्हारे यहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? अब क्या परेशानी है तुम्हारी? महामंत्री जी, वो क्या बात है ना कि मेरी मिठाइयाँ किसी ने राज दरबार में मंगवाई थी, मैं तो बस ये मिठाइयाँ देकर अपना मूल्य लेने आया था। हाँ तो बताओ कितने पैसे हो तुम्हारे, अभी दे देता हूँ। अब जोखाराम मंत्री की ये बात सुनकर लालच में आ जाता है और अपने मन ही मन में बोलता है, अरे ये तो राज दरबार है, मैं ऐसा करता हूँ इन्हें मूल्य अधिक बताता हूँ ताकि मेरा भी मुनाफा हो सके। अरे जोखाराम जी, किस सोच में पड़ गए? कितना मूल्य है बताओ? अरे महाराज, 1000 सोने की मुद्राएं है इसका मूल्य, क्योंकि मेरी इस मिठाइयों में दूध शुद्ध घी का इस्तेमाल हुआ है। महाराज, बस आप मेरे सोने की मुद्राएं मुझे दे दीजिए ताकि मैं जाऊँ। जोखाराम की बात सुनकर महामंत्री सोने की मुद्राएं पोटली में लेकर आता है और उसके कान के पास बजाने लगता है। मिल गए ना तुम्हारे पैसे तुम्हें, आप यहाँ से जा सकते हो। अरे भला ऐसे पैसे कौन देता है? हाँ महाराज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे तो पैसे मिले ही नहीं तो मैं कैसे जाऊँ? तुमने सोने के सिक्के की आवाज तो सुनी थी ना? हाँ महाराज, आपको याद हो तो ऐसे ही भीखू ने मिठाइयों की खुशबू ली थी, और खुशबू मात्र से पेट थोड़ी ना भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। चोर की दाढ़ी में तिनका। महाराज, हमने गलत फैसला किया था। जोखाराम के पास आज भी भीखू का बेटा बिना वेतन के काम मुफ्त में करता है, तो हमें अब भीखू के बेटे को जोखाराम से आजाद करना चाहिए। अब ये सारी बातें देखकर भीखू की आंखें नम हो जाती है। उसे समझ में आता है कि मंत्री ने उस पर जाने अनजाने कितना बड़ा उपकार किया है। अब भीखू मंत्री जी के पास आता है और नामाकों से उसे शुक्रिया अदा करता है। महामंत्री जी, आप धन्य हैं, मुझ भिखारी के ऊपर इतनी दया
दया की, उसके लिए आपका धन्यवाद। मंत्री अपनी बुद्धिमानी और चालाकपनी से सारी चीजों का पता लगा लेता है और भिखारी को न्याय दिलाता है, जिसके बाद अब सेठ के पास भिखारी की बेटी को काम भी नहीं करना पड़ता। और जितने दिन सेठ के पास भिखारी की बेटी ने काम किया था, सेठ को उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इस तरह भिखू भिखारी को न्याय मिलता है और सेठ को उसकी गलती की सजा मिलती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए हमें कभी भी चालाकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जो जिसके लिए बना है उससे वही काम करवाना चाहिए। हमेशा किसी का गलत फायदा उठाने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, वरना सेठ की तरह कभी कभी हमें ये सब चीजें उल्टी भारी भी पड़ सकती है।